नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं हिंदी वाइस रोहित सर पर। मैं आपको आज एक बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ क्रिया पढ़ाने वाला हूं। क्रिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर दिखाई देगी और कम से कम 2 नंबर का हर साल प्रत्येक एग्जाम में आती है। क्रिया सबसे पहले समझो, क्रिया कहते किसे हैं, जल्दी से करेंगे। ठीक है, क्रिया कहते किसे हैं, ध्यान देना। किसी भी कार्य को क्या कहा जाएगा, क्रिया कहा जाएगा। बस और क्या याद करना है, कोई परिभाषा नहीं, कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात कि किसी भी कार्य को क्रिया कहा जाता है, अर्थात किसी कार्य के नाम को। मान लो आप खाना खा रहे हो, आपने जो खाना खाया वो आपने क्रिया की थी, तो एक कार्य के नाम को क्रिया कहा जाता है। क्लियर है? आ जाओ आगे हम देखते हैं कि क्रिया होती क्या है और थोड़ी सी इसकी परिभाषा पर भी ध्यान दे लें। परिभाषा पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। देखो, किसी भी कार्य के, जल्दी से, किसी भी कार्य के नाम को, किसे नाम को क्रिया कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। बस इतनी सी बात, कुछ ध्यान नहीं रखना। क्या याद रखना कि भैया क्रिया क्या है, क्रिया बराबर हो गया कार्य। जैसे मैथ में लिखते हैं ना कि 1 = 10, तो क्रिया बराबर क्या, कार्य, अर्थात कार्य का नाम। जल्दी से फटाक से देखते हैं कि इसके भैया क्रिया के भेद कैसे बताने। भेद देखो, क्रिया के भेद जब भी आपसे पूछे जाएंगे, जब भी आपसे क्रिया के भेद पूछे जाते हो, एक संयुक्त क्रिया को छोड़कर, कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया को छोड़कर हमेशा 2 आंसर याद कर लेना। कौन से आंसर याद कर लेना, 2 संख्या याद कर लेना कि क्रिया के भेद जब पूछे जाएंगे आपको 2 आंसर देना है बस। ठीक है, किसको छोड़कर, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक के होते हैं 11, 13, 9, 7, 11, 13, 9। वो कैसे कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलते हैं, उत्पत्ति या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। उत्पत्ति कैसे उत्पन्न हुई, कैसे बनाई, उत्पत्ति या रचना के आधार पर। कितने बताने हैं साहब, 2 बताने हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया मूल धातु क्रिया। क्या हो गया, मूल धातु क्रिया। दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा होगा भाई यौगिक धातु क्रिया। कौन सा होगा, यौगिक धातु क्रिया। देखो, एक था मूल धातु क्रिया, दूसरा था यौगिक धातु क्रिया। अब यहां ध्यान देना, यदि बीच में धातु लगा है यौगिक धातु क्रिया, तो धातुएं नहीं, धातुएं जोड़ी गई है, लेकिन बीच में से यदि मैं इसे हटा दूं ना, तो एक नई क्रिया बन जाती है जिसे कहा जाता है केवल यौगिक क्रिया। वहां क्रियाओं को जोड़ा जाता है। ये यहां से क्वेश्चन कई बार बच्चे गलत करके आते हैं। जब हम पढ़ाते हैं, हमसे बच्चे बोलते हैं कि सर यौगिक क्रिया और यौगिक धातु क्रिया में क्या अंतर है। तो आज हम यौगिक धातु क्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी यौगिक क्रिया पर नहीं पहुंचे, यौगिक क्रिया पर नेक्स्ट पहुंचेंगे, थोड़ा बाद में पहुंचेंगे। अभी हमें क्या है, अभी हमें है यौगिक धातु क्रिया। सबसे पहले जल्दी से बताओ, धातु किसे कहा जाता है। तो धातु कहते हैं किसी भी शब्द के बाद में यदि आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा प्रत्यय, ना प्रत्यय। यदि किसी भी शब्द के बाद में आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया और किसी कार्य का नाम बन गया, वो धातु शब्द है। कौन सा शब्द है, धातु शब्द। सेम वही बात है, मूल धातु क्रिया किसे कहा जाएगा। तो मूल धातु क्रिया क्या है, अरे मैंने लिखा खा, मैंने लिखा पी, मैंने लिखा ले, सबके साथ ना जोड़कर देखो, सबके साथ ना जोड़कर देखो। देखो, इसके साथ आप ना जोड़ोगे क्या बनेगा, खाना। इसके साथ ना जोड़ोगे क्या बनेगा, पीना। इसके साथ ना जोड़ोगे क्या बनेगा, लेना। अब एक बात बताओ, खाना, पीना, लेना, ना प्रत्यय जुड़ा है, किससे बना था, ये धातु शब्द से बना था। ठीक है, अब 2 धातु शब्द को जोड़ लो एक साथ। जैसे मैं कह दूं, क्या कह दूं, जैसे मैं कह दूं खा योजक पी लेना। अब देखो, वही तो शब्द थे, शब्द तो वही थे, लेकिन यहां क्या था, खा से खाना बनाया, पी से पीना बनाया, ले से लेना बनाया। अब मैंने यहां क्या लिख दिया, यहां मूल शब्द मैंने ज्यादा जोड़े, धातु शब्द मैंने ज्यादा लिए, क्रिया एक ही है। क्रिया कितनी है, एक है, लेकिन इसमें धातुएं कितनी हो गई, धातुएं 1, 2, 3 हो गई। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यौगिक धातु क्रिया। क्लियर है भाई। देखो, मूल धातु क्रिया, यौगिक धातु क्रिया की इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं होती। केवल यह पहचाना है कि किसी के साथ यदि हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया, धातु शब्द है, और धातु शब्द यदि सिंपल लिखा है, एक लिखा है, तो मूल धातु क्रिया। धातु शब्द एक से अधिक लिखे हैं और क्रिया एक है, तो यौगिक धातु क्रिया हो जाएगा ना। आगे देखो, हमें पता करना है कि क्रम के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं।
कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अबे भैया कितने बताने हैं? 2 बताने। मैंने बताया ना कि एक आंसर को छोड़कर, जो आंसर मैं सबसे लास्ट में बताने वाला हूं उसे छोड़कर सबके भेद 2 बताने हैं। क्रिया के जब भी आपसे भेद पूछे जाते हैं बस 2 याद रखो। लास्ट में एक आंसर बताऊंगा जिसके साथ 9, 10, 11 कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है? वो बात की बात है, थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए। कर्म के आधार पर कितने बताए थे? 2 बताए थे। होते कौन कौन से हैं? एक तो होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक शब्द कैसे बना? अकर्मक शब्द कैसे बना? देखो यदि हम इस शब्द को तोड़ेंगे क्या बनेगा? स प्लस कर्म, स प्लस कर्मक, यही तो बनेगा। भाई क्या जोड़ो या मत जोड़ो इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? क्या बना? स प्लस कर्म। अब कर्म का अर्थ क्या है? कर्म का अर्थ तो भैया कर्म ही होगा। स का अर्थ क्या है? स का अर्थ होता है साथ। तो कर्म के साथ, कौन सी? कर्म के साथ। यदि आप इस शब्द को तोड़ोगे, आपने शब्द तोड़ा, ये लिखा ए प्लस कर्म, ए प्लस कर्म। कर्म का अर्थ तो यहां भी कर्म होगा, कर्म का अर्थ तो यहां भी कर्म होगा, लेकिन ए का अर्थ क्या होगा? ए का अर्थ होगा बिना। अब बताओ, थोड़ी सी बात में पता चल गया ना परिभाषा क्या याद करोगे? परिभाषा यही तो परिभाषा है भाई। जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक कहते हैं, जो क्रिया कर्म के बिना होती है उसे अकर्मक कहते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। परिभाषाएं दी होती है 4-4, 5-5 लाइनों की, क्यों याद करते हो? शब्द का शाब्दिक अर्थ भी निकलेगा, शब्द की परिभाषा भी बनेगी, सब यहीं से क्लियर होगा, ठीक है? मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको एग्जामों में मिलते हैं, ठीक है? इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेकर आया हूं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना, जब भी मुझे सकर्मक अकर्मक क्रिया छांटनी हो, मुझे 3 चीजें छांटनी पड़ेंगी किसी वाक्य से। ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 चीजें छांटनी पड़ेंगी। एक तो कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। यदि आपसे कर्म छांटना नहीं भी आता तब भी काम चलेगा, लेकिन आपको कर्ता और क्रिया ये जरूर छांटने पड़ेंगे, ठीक है? कैसे छांटने हैं, क्या छांटने हैं? कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य करता है। क्रिया किसे कहेंगे? जो कार्य किया गया। कर्म किसे कहेंगे? जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ा। यदि आपने इन दोनों को छांट लिया तो आप सकर्मक अकर्मक क्रिया बहुत आराम से पहचान सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या होती है? इसकी ट्रिक होती है कि जब किसी भी क्रिया को हमें पहचानने की सकर्मक है अकर्मक है, तो हमेशा ध्यान रखना क्रिया के साथ, किसके साथ? क्रिया के साथ 3 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न करने हैं? 3 प्रश्न। ध्यान से पढ़ना। एक तो होता है क्या, एक होता है किसे और एक होता है किसको। ये 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। किसके साथ करने हैं? क्रिया के साथ, और किसी के नहीं, केवल क्रिया के साथ 3 प्रश्न। या तो क्या, किसे, किसको। यदि उत्तर मिल जाता हो, यदि उत्तर मिल जाता हो या मिलने की संभावना हो तो सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक। जब उत्तर बिल्कुल नहीं मिलता, यानी कि ना तो कोई संभावना ना कोई उत्तर मिलेगा, एकदम मना हो जाएगा किसी भी कार्य के लिए, एकदम बिल्कुल मना कर दिया गया कि नहीं ये नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है? कैसा क्वेश्चन करेंगे? इस चीज को पहचानो। क्वेश्चन क्या करना है? देखो क्या, किसे, किसको, और इनमें से भी कम से कम कितनों का आंसर मिलना चाहिए? 2 का मिलना चाहिए, 1 का कभी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि क्या का आंसर बहुत आता है। दूसरी बात, इनका कभी रूप परिवर्तन नहीं करना। यदि आपने रूप परिवर्तन कर दिया तो मामला सारा ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो मामला सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से पहचानते, कैसे पहचानते? बहुत सिंपल होता है। पहला वाक्य दिया है राधा नाचती है, राधा नाचती है। भाई राधा का तो काम ही नाचना था। अब मुझे बताओ ये कौन है? ये साहब करता है। क्या है? ये करता है। ये नाचती क्या है? नाचती क्रिया है। अब इसमें तो कर्म है या नहीं हमें नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे? हम कर्ता और क्रिया के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में 3 प्रश्न रखेंगे। क्या, किसे, किसको। बस सिंपल सी बात है। अब यदि उत्तर मिल जाएगा, मिलने की संभावना होगी, तो हम बताएंगे सकर्मक है, और जब उत्तर ना मिलता हो कौन सी बतानी है? अकर्मक है। जल्दी से देखो, राधा क्या नाचती है, राधा किसे नाचती है, राधा किसको नाचती है? अरे राधा नाचती है ना, क्या थोड़ा नाचती है? राधा किसे नाचती है? खुद ही तो नाच रही है। राधा किसको नाचती है? कुछ नहीं पता ना, कौन सी क्रिया बतानी है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्रिया क्या है भैया? वह पढ़ता है। क्रिया क्या है? पढ़ता। करता कौन? वह क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है? पूछना कुछ तो आंसर आएगा।
सोचो भाई, जब पढ़ने की उसने क्रिया की, वह पढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो उसने पढ़ा होगा। यदि मैं इसे ऐसे लिख देता कि वह किताब पढ़ता है, यानी कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो आप बता देते। लेकिन जब क्रिया पढ़ता है और करता वह है, बीच में कुछ छुपा होगा ना, तभी तो इसने क्रिया की होगी। तो यहां उत्तर मिलने की संभावना है। और जब संभावना होती है तब भी कौन सी क्रिया बताई जाती है? संभावना पर भी कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी साहब? सकर्मक क्रिया। इस वाक्य को देखो, रीना हंसती है। रीना क्या हंसती है, किसे हंसती है, किसको हंसती है, कुछ पता चल गया है। भाई मैं कहूं कि मैं हंसता हूं, तो मैं क्या हंसता हूं बताओ? कोई क्रिया नहीं है ना। मैं किसे हंसता हूं, कोई पता नहीं है। मैं किसको हंसता हूं, मैं खुद ही तो हंसूंगा, किसी को दूसरे को थोड़ा हंसूंगा। तो कैसी बतानी है? अकर्मक क्रिया। जब आंसर ना मिला, कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब यहां बताओ, करता कौन? पक्षी। क्रिया क्या? उड़ते हैं। वो आकाश में अपने पंखों से उड़ते हैं, तब भी यही बनेगा। यदि वाक्य बन जाता है ना कि पक्षी अपने पंखों से आकाश में उड़ते हैं, तब भी हमें क्रिया और कर्ता पहचानना है। बीच वाले शब्दों में यदि आंसर आएगा, अपने आप निकल कर आएगा, हमें कोई जरूरत नहीं है ढूंढने की। पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी किसे उड़ते हैं, पक्षी किसको उड़ते हैं, बताओ। कोई आंसर आया? सोचो, आंसर दो, बताओ। कुछ आंसर आया? नहीं आया ना। तो आप क्या बताओगे कि ये भी साहब कैसी क्रिया है? ये भी अकर्मक क्रिया है। कैसी है? अकर्मक। क्योंकि पक्षी खुद उड़ रहे हैं, उनका उड़ने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ा, खुद पर ही प्रभाव पड़ा है। और जब खुद पर प्रभाव पड़ता है तो कौन सी बतानी है? हमेशा अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट वाक्य देखो, ये दिया है, राधा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है। बताओ। अब राधा नाच रही है ना, तो प्रभाव राधा पर होगा या हम पर होगा? सोच कर देखो भाई, कर्म क्या होगा जिस पर प्रभाव पड़ता है? राधा नाच रही है, वो अपने पैरों में घुंघरू बांध ले, अपने हाथों में घुंघरू बांध ले, अपने गले में घुंघरू बांध ले, हमें क्या मतलब? सोचो, हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमें क्या देखना है? कर्ता कौन है? राधा। क्रिया क्या है? नाचती है। बीच में कुछ आंसर होगा, अपने आप निकल कर आएगा। राधा क्या नाचती है, किसे नाचती है, किसको नाचती है? कोई आंसर आया? बताओ। राधा क्या नाची, किसे नाची, किसको नाची? कोई आंसर नहीं। कैसी क्रिया बतानी है? अकर्मक क्रिया। कैसी बतानी है? अकर्मक क्रिया। और दो चार वाक्य और हैं जो मोस्ट आते हैं आपको एग्जाम में। देखो क्या है वाक्य। पक्षी आकाश में अपने पंखों से उड़ते हैं। अरे भैया, और किसके पंखों से उड़ेंगे? अपने ही पंखों से तो उड़ेंगे। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें कर्ता पहचानना है। कर्ता बताओ जल्दी, कौन है? पक्षी है। क्रिया क्या है? उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, किसे उड़ते हैं, किसको उड़ते हैं? कुछ पता चला? खुद ही उड़े होंगे, किसी ने थोड़ी ना उड़ाए होंगे। यदि होता पक्षी उड़ाए जाते हैं, पक्षी उड़ाए जाते हैं तो दिक्कत आ जाती। यह पक्षी आकाश में अपने पंखों से उड़ते हैं। किसी भी चीज से उड़ो, हमें क्या मतलब? आकाश में उड़ो, धरती पर उड़ो, या भैया किसी पेड़ पर उड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है। किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पक्षियों पर खुद ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्रिया कैसी बतानी है? ये बतानी है अकर्मक क्रिया। कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। गेहूं पिस रहा है। ये वाक्य ध्यान से पढ़ना। एक तो ये लिखा है गेहूं पीस रहा है, और एक लिखा है गेहूं, और मैं छोटा लिख देता हूं, छोटी मात्रा, पिस रहा है। दोनों वाक्य कई बार आए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना। गेहूं क्रिया क्या है? पिस रहा है। गेहूं पिस रहा है, गेहूं पीस रहा है। दोनों में अंतर है। एक बार पिस रहा है, एक बार पीस रहा है। अब छोटी सी बात सोचकर देखो, यदि गेहूं खुद पिसा तो किसी पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन गेहूं पीस रहा है तो जो पीस रहा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा? सोचो, यदि आप गेहूं पीस रहे हैं तो प्रभाव पड़ेगा ना, और दूसरा गेहूं खुद से पिस रहा हो तो किसी पर कोई प्रभाव नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ये वाली क्रिया हो, पिस रहा है, तो अकर्मक बतानी है। कैसी बतानी है? अकर्मक बतानी है। और जब पीस रहा है तो क्या पीस रहा है, किसे पीस रहा है, किसको पीस रहा है? यहां कर्ता साइलेंट है। कर्ता कैसा है? साइलेंट है। केवल क्रिया के साथ क्वेश्चन करा, कर्ता साइलेंट था, तो क्या आंसर आया? गेहूं निकलकर आंसर आया। और इसे क्या बतानी है? इसे सकर्मक बताना है। कौन सी बतानी है? सकर्मक बतानी है। देखो यहां दिया, आकाश अपने नुकीले नुकीले दांतों से हंसता है। भैया मैं लिखूं आकाश हंसता है, आकाश अपने नुकीले दांतों से हंसता है। आकाश मतलब वहां हंसता है, मेरठ में हंसता है, आकाश बिजनौर में हंसता है, आकाश लंदन में हंसता है, कहीं भी हंसता हो, कैसे भी हंसता हो। लेकिन एक बात तो बताओ, आकाश ही तो हंसा है, हम तो नहीं हंसे ना। या हम पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा? किस पर पड़ा? आकाश पर पड़ा। और जब प्रभाव ना पड़ता हो तो कर्म है ही नहीं। क्वेश्चन करो, आकाश क्या हंसता है, किसे हंसता है, किसको हंसता है? कोई आंसर आएगा? नहीं आएगा ना। कौन सी बतानी है? अकर्मक क्रिया।
कौन सी बतानी है भैया? अकर्मक क्रिया। वाक्य देखो, जी घबराता है, जी घबराता है, जी मिचलाता है। भैया क्या घबराता है? जी। आप कहोगे क्या का आंसर आएगा? नहीं, आपको क्या करना है? कर्ता कौन हो गया? जी हो गया, कार्य करने वाला जो घबरा रहा है वो कार्य करने वाला हो गया, कार्य तो जी कर रहा है ना। अब इससे पूछो जी क्या घबराता है, किसे घबराता है, किसको घबराता है? बताओ, कुछ पता चला? नहीं चला। कैसी बतानी? अकर्मक क्रिया। ये देखो वाक्य, अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया, अध्यापक ने छात्रों को गणित पढ़ाया। ध्यान देना इस वाक्य पर। अध्यापक कर्ता हो गया, पढ़ाया क्रिया हो गई। क्या पढ़ाया? गणित। एक आंसर। किसे पढ़ाया? छात्रों को। किसको पढ़ाया? छात्रों को। दो आंसर आए। और जब क्या, किसे, किसको का प्रश्न करने पर एक से अधिक आंसर आते हो, एक से अधिक उत्तर मिल जाएं, एक से अधिक, ध्यान देना, एक से अधिक, दो भी मिल सकते हैं, चार भी मिल सकते हैं, पांच भी मिल सकते हैं, कितने मिल सकते हैं, तो हमेशा द्विकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक। अब एक बात बताओ, एक कर्म वाली तो सकर्मक होती है, द्विकर्म वाली कैसी होगी? ये भी तो सकर्मक होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जब आंसर दो मिलते हो द्विकर्मक है, जब आंसर एक मिलता हो तो एक कर्मक है दोनों सकर्मक। यहां देखो, वीरू ने बसंती को थप्पड़ मारा, वीरू ने बसंती को थप्पड़ मारा, करता कौन? वीरू। क्रिया क्या? मारा। क्या मारा? एक आंसर। किसे मारा? बसंती को। दो आंसर। जब दो आंसर मिल गए तो क्या बतानी है? द्विकर्मक बतानी है। और द्विकर्मक भी किसका रूप है? सकर्मक का। अब देखो, सकर्मक अकर्मक क्रिया कितनी आसानी से हो गई, लेकिन एक चीज का ध्यान देना बस, यदि आपने क्या, किसे, किसको, इन तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो के आंसर आ गए आपके लिए, तब तो सकर्मक बनेगी। लेकिन कभी आप सोचो कि क्या का प्रश्न कर लिया और आंसर मिल गया, तो सकर्मक अकर्मक की पहचान कभी नहीं होगी। ठीक है, कैसा करना है कि कम से कम कितनों के आंसर? कम से कम दो के आंसर आने चाहिए। ठीक है जी, हो गया। चलो, कैसी लगी आपको इसकी क्रिया की ट्रिक कैसी लगी? बहुत जबरदस्त ट्रिक थी। यदि आप इस तरीके से करेंगे, किसी भी वाक्य को आप उठाकर देख लेना, किसी भी एग्जाम के वाक्य हो, यदि आप उन्हें उठाकर देखोगे तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, आपको बहुत जल्दी आंसर निकल कर आने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको हिंदी बेसिक टू एडवांस पढ़नी है, हिंदी बेसिक टू एडवांस पढ़नी है, तो आपको क्या करना है? आपको मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, वहां आपको जाना है। जाने के बाद आपको हिंदी स्पेशल एक बैच मिलेगा जिसका प्राइस 299 रुपए है, आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, आपको हिंदी बिल्कुल जीरो से हीरो मिलेगी। ऐसी हिंदी हो जाएगी आपकी कि आप किसी कोचिंग में जाने के बाद पढ़ा भी सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं। ठीक है, कहां से डाउनलोड होगा? डाउनलोड होगा साहब यहां से। कहां से होगा? ये ऐप है हमारा मालवीय क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। हमारी कॉलिंग टीम है, व्हाट्सअप टीम है, वो आपको रिप्लाई करेगी और आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।